नमस्कार दोस्तों, एस के सुपर क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बिजनेस स्टडी में प्रथम अध्याय के कुछ प्रश्न उत्तर बाकी थे, उनको पढ़ेंगे। हम प्रश्न लेते हैं, समन्वय और सहयोग में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी कि समन्वय और सहयोग, इनमें आपको अंतर बताना है। तो समन्वय क्या होता है, पहले उसकी अर्थ जान लेते हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न क्रियाओं में प्रबंधक द्वारा तालमेल बिठाया जाता है ताकि उद्देश्यों को सरलता से प्राप्त किया जा सके। यानी कि जो भी क्रिया करनी होती है प्रबंधक द्वारा, वो सभी जो उसके कर्मचारी होते हैं उनमें तालमेल बिठाता है। यानी कि किसी तरह उस उद्देश्य को प्राप्त करना है जिससे कार्य जल्दी व कम खर्चे में हो जाए। अब बस सहयोग की बात कर लेते हैं। सहयोग होता है मिलजुल कर काम करने की इच्छा को कहते हैं। सहयोग यानी कि एक दूसरे की मदद करना। सहयोग मिलजुल कर काम करने की इच्छा को कहते हैं। अब समन्वय का क्षेत्र कहाँ होता है? सहयोग समन्वय में सम्मिलित होता है, अर्थात समन्वय का क्षेत्र विस्तृत होता है। समन्वय बहुत बड़ा क्षेत्र है। सहयोग समन्वय में सम्मिलित होता है, यानी कि जो सहयोग है समन्वय का एक भाग होता है। अब सहयोग में देख लेते हैं अपन। सहयोग समन्वय का पहला चरण होता है, अतः इसका क्षेत्र छोटा होता है। सहयोग समन्वय का पहला चरण होता है। समन्वय करना है तो सबसे पहले सहयोग करना सीखना पड़ेगा, यानी कि यह पहला चरण होता है और पहला चरण है और यानी भाग है उसका, तो ये क्या होता है, छोटा होता है। अब समन्वय की प्रकृति जान लेते हैं। समन्वय जानबूझकर किया गया प्रयास होता है, यानी कि आपको आपस में सामंजस्य बिठाना। समन्वय यह जानबूझकर किया गया प्रयास होता है। यह जानबूझकर किया जाता है ताकि अपना कार्य करवा सकें। और सहयोग यह एक ऐच्छिक प्रयास होता है। सहयोग में क्या होता है, इच्छा के ऊपर चलता है। अगर किसी की इच्छा है तो वह सहयोग करता है, किसी की नहीं है तो वह नहीं करता है। अब समन्वय में देख लेते हैं। सहयोग के अभाव में समन्वय अधूरा रहता है, अतः यह सहयोग पर निर्भर करता है। समन्वय क्या होता है, सहयोग के अभाव में अधूरा रहता है। अगर सहयोग नहीं है तो समन्वय नहीं हो पाएगा, अर्थात यह सहयोग पर निर्भर करता है। अगर सहयोग किया है तो समन्वय जल्दी बैठ पाएगा। अब सहयोग में देख लेते हैं। समन्वय के अभाव में सहयोग अर्थहीन है, अतः यह भी समन्वय पर निर्भर है। अब सहयोग जो होता है वह भी समन्वय पर निर्भर है। अगर सहयोग समन्वय नहीं है तो सहयोग नहीं होता है। ठीक है, आ गया होगा आपको समझ में समन्वय और सहयोग में अंतर। अगला प्रश्न हम लेते हैं, प्रबंध और संगठन में कोई 3 अंतर बताइए। प्रबंध और संगठन, तो अपन पहले प्रबंध की बात करें। प्रबंध संस्था की आत्मा है। प्रबंध क्या है, कोई संस्था चल रही है तो उसकी आत्मा है। संगठन क्या होता है, संगठन संस्था का शरीर है। अगर देखें अपन प्रबंध तो संस्था की आत्मा और संगठन देखें संस्था का शरीर है। अब इसका क्षेत्र देख लेते हैं अपन। प्रबंध का क्षेत्र नीतियों के क्रियान्वयन तक सीमित है। प्रबंध यानी कि किसी कार्य को किस तरह से करवाया जाए उसका पूरा लेखा जोखा तैयार रखना। तो इसका क्षेत्र नीतियों के क्रियान्वयन तक सीमित है। प्रबंध का एक केवल कहाँ तक है, नीतियों तक, नीतियों के कार्य करने तक। और संगठन, इसका क्षेत्र संकुचित है। संगठन
जो भी वहाँ पर कार्य करते हैं वो अगर उन्होंने एकता बना रखी है तो उनका संगठन कहलाता है। तो इसका क्षेत्र संकुचित है, केवल वहीं तक है जहाँ तक वो साथ में है। अब दायित्व प्रबंध का दायित्व देख लेते हैं। यह व्यवसाय के समूचे प्रबंध हेतु दायी है, यानी कि प्रबंध व्यवसाय के पूरे चलाने के लिए जरूरी है। और संगठन में देखेंगे, यह प्रशासन एवं प्रबंध के मध्य समन्वय हेतु दायी है। यह संगठन देखेंगे अपन तो यह प्रशासन और प्रबंध, प्रशासन यानी कि शासन और प्रबंध यानी कि जो जहाँ पर कार्य कर रहे हैं उस फैक्ट्री या कर कुछ देखें अपन तो उनके दोनों के बीच में एक कड़ी का कार्य करता है। उन दोनों को मिलाने का कार्य संगठन है। अब प्रबंध का स्तर देखें, यह मध्य स्तरीय कार्य करता है। यह किस स्तर पर कार्य करता है? प्रबंध मध्य यानी कि दोनों के बीच में। और संगठन इसका स्तर प्रशासन तथा प्रबंध के आपसी सहयोग से तय करते हैं। संगठन में क्या होता है? इसका स्तर प्रशासन यानी कि शासन और प्रबंध के आपसी सहयोग से तय करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रबंध को जन्मजात एवं अर्जित प्रतिभा कहा गया है, स्पष्ट कीजिए। प्रबंध को जन्मजात एवं अर्जित प्रतिभा कहा गया है। अब इसको समझाना है कि प्रबंध होता है जो वो जन्मजात एवं अर्जित, जन्मजात भी होता है अर्जित भी होता है, अर्जित प्रतिभा कहा गया है। अब इसको समझाना है। प्रबंध एक जन्मजात एवं अर्जित प्रतिभा है। प्रबंधक जन्मजात होते हैं, यानी कि इसका आशय यही है कि प्रबंधक मनुष्य के पारिवारिक गुणों से बनते हैं। जो प्रबंधक बनते हैं वह जो मनुष्य होते हैं उनके पारिवारिक गुणों से बनते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि कुछ व्यक्ति जन्म से ही योग्य, चतुर तथा अनुभवी होते हैं और वे दूसरों पर नियंत्रण तथा नेतृत्व अच्छी तरह से कर सकते हैं। जिस प्रकार एक गायक का गला, नर्तकी के पैर ईश्वर की देन होते हैं, उसी प्रकार एक प्रबंधक की प्रबंध शैली ईश्वर की देन है। आज प्रबंध की नई नई तकनीक विकसित हो गई है। यानी कि क्या होता है? प्रबंधक मनुष्य के अंदर एक गुण होता है जो उसे किसी व्यक्ति के ऊपर नियंत्रण और नेतृत्व करना अच्छे से सीख जाता है। प्रबंधक तैयार करने हेतु विभिन्न विश्वविद्यालयों, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक संस्थाएं प्रारंभ किए जा चुके हैं। आज एक ऐसा व्यक्ति भी श्रेष्ठ प्रबंध कार्य संपन्न कर सकता है जिसे प्रबंध का गुण जन्मजात न मिला हो। अतः प्रबंध एक जन्मजात प्रतिभा भी है और साथ साथ अर्जित प्रतिभा भी। अब क्या होता है? प्रबंधक तैयार करने के लिए अगर किसी को कुछ पहले से कुछ जानकारी नहीं है जन्मजात, और अगर वह अर्जित करना चाहता है तो वह विभिन्न विश्वविद्यालयों में जाकर या राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जाकर वह यह प्रतिभा सीख लेता है, जिससे वह किसी व्यक्ति या किसी कंपनी को संभाल सकता है। इसलिए कहा जाता है कि प्रबंध जन्मजात प्रतिभा भी है और साथ साथ में अर्जित प्रतिभा भी। अगला प्रश्न है आपका, प्रबंध को बहुआयामी अवधारणा क्यों माना गया है? इसका प्रश्न अपन ने कल पढ़ा था। अगला प्रश्न है आपका, मध्यम स्तरीय प्रबंध क्या है? यानी कि मध्यम यानी कि बीच में, स्तरीय प्रबंध क्या है? तो इसका पढ़ेंगे अपन। 1940 के दशक में मेरी कुशिंग नाइल्स ने मध्य स्तरीय प्रबंध की
विचारधारा को विकसित किया था। इस स्तर में विभागीय प्रबंधक जैसे उत्पादन प्रबंधक, विपणन प्रबंधक, वित्त प्रबंधक, कर्मचारी तथा इनके समीपस्थ नीचे के अधिकारी